हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच वाज कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ, अनलॉफुल कंसीडरेशन हुई, तो आपका एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा जो आपको लीगल एक्शन का हक दिलाएगा। राइट? हमने ये क्वेश्चन रेज किया था, अगर आपको ऐसा चाहिए कि एग्रीमेंट्स ऐसे हो जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन हो, तो हमें बता दो ना कब हम एग्रीमेंट्स, किस तरह के एग्रीमेंट्स को ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जो काम कर रहे हो वो तो अनलॉफुल है। क्या बताओ हमको? व्हेन कैन एन एग्रीमेंट बी सेड टू बी फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसीडरेशन? कब कब ये बोल सकते हो कि एक एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है? ऐसा कब बोल सकते हो? तो इन पांचों में से किसी एक भी पर्पस के लिए, इन पांचों में से किसी एक भी काम के लिए जब जब एग्रीमेंट बनेगा तब तब एग्रीमेंट अनलॉफुल माना जाएगा। गाइस, अनलॉफुल वर्ड बड़ा है, उसके अंदर इलीगल काम तो आते ही हैं, उसके अलावा और भी काम आते हैं। ये चीज याद रखना, ये टॉपिक खत्म होते ही मैं उस पर चर्चा करूंगी, ठीक है? बट हाल फिलहाल के लिए लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। कब ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो एग्रीमेंट किया है वो गलत काम के लिए है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है? तो पहला हमने डिस्कस किया था, जब भी आप फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, हमने एग्जांपल लिया था फिर हेरा फेरी मूवी वाला, बिपाशा बासु और तोतला सेठ वाला, वर्सेस हमने ये भी डिस्कस कर लिया था बिपाशा बासु और अक्षय कुमार के बीच के एग्रीमेंट का क्या। एक बना था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए था। राइट? अब चलते हैं सेकंड। अगर आप अपना एग्रीमेंट ऐसे काम के लिए करोगे, कोई ऐसे एक्ट के लिए करोगे, कोई ऐसे एक्ट या काम के लिए करोगे विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब प्रतिबंध किया हो, जिसपे रोक लगाई हुई हो कानून ने, बैन किया गया हो। मर्डर करवाना रोक लगाई हुई है, फिर भी मर्डर करवाने के लिए सुपारी देने का एग्रीमेंट करोगे तो आप एक ऐसा काम करने का एग्रीमेंट कर रहे हो जो लॉ ने करने से बैन करा हुआ है, फॉरबिड करा हुआ है। ऐसे एग्रीमेंट्स में कभी लीगल एक्शन का राइट नहीं मिलता, ये आप जान चुके हो, बस टेक्निकली सीख रहे हो। ये कैसा काम हो गया? विच इज बैंड, फॉरबिडन बाय लॉ। एक और एग्जांपल देती हूँ तुम लोग को। आप, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, महात्मा गांधी जी का स्टेट है, यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का सेल लीगल नहीं माना जाता है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि गुजरात स्टेट के अंदर अल्कोहल का सेल विदाउट लाइसेंस इज बैंड। रोक लगाई हुई है अल्कोहल के, लिकर के सेल पे, दारू के सेल पे, ठीक है? फिर भी अगर आप, ये एक ऐसा काम था जिसको रोक लगा रखी है सरकार ने, फिर भी अगर आप बिना लाइसेंस के अल्कोहल बेचोगे तो दैट एग्रीमेंट वुड बी एग्रीमेंट फॉर एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एंड जब भी कोई ऐसा काम का एग्रीमेंट करोगे विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो आपका एग्रीमेंट इज फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, और गलत काम से आई गई कंसीडरेशन भी अनलॉफुल होगी। तो एग्रीमेंट ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, कंसीडरेशन अनलॉफुल, एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसको कर देने से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, समझना ध्यान से। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, एग्रीमेंट ऐसे काम करने का करते हो जिसको करने से लॉ का मकसद ही फ्लॉप हो जाए, जिसको करने से लॉ का मकसद ही फ्लॉप हो जाए, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट which defeats the provision of law। इसके लिए मुझे एक थोड़ा एग्जांपल नोट करना है बोर्ड पे, तो बिफोर आई मूव ऑन आई वुड वांट कि आप ये नोट करके रख दो, ये वाला चीज एग्जांपल, क्योंकि मैं ये वाला मिटाने वाली हूँ, ठीक है?
ओके, आर वी रेडी? बहुत ही कुछ अच्छा सीखोगे आज, मजेदार सीखोगे। डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। हर ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ को ही फ्लॉप शो बना दे उसको हम अनलॉफुल मानते हैं। कैसे समझते? जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वैसे ही एक और कानून है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या नाम है? लिमिटेशन एक्ट 1963। ये आपको नोट करना है क्या? यस, डेफिनेटली करना है, चाहे सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हो, सीएस वाले हो या सीएमए वाले। ये एक्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करिए, एक दो जगहों पे एग्जाम्पल्स में यूज हुआ है। आई रिपीट, आपको कोर्स में ये पूरा एक्ट नहीं है, लेकिन एक दो जगहों पे एग्जाम्पल्स इस एक्ट के दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज में इंस्टीट्यूट पूछ लेती है कि ये सिचुएशन कौन से एक्ट में बताई गई थी। 4 ऑप्शंस आते हैं और एक्ट के नाम आते हैं। दैट मीन्स ये एक्ट हमको नाम याद रखना और इसके ये बेसिक्स बातें जो अभी हम सीख रहे हैं वो एमसीक्यूज के लिए याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। ये क्या करता है? ये ना डेटर क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप जो होता है उनको गवर्न करता है। बेसिकली कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। मान लो 1 जनवरी 2000 इस तारीख पे टॉम ने बैंक से लोन ली। ऑफ रुपीज 10 lakhs। ठीक है, ये रिपे करनी थी मान लो 1 साल बाद। दैट इज टू बी रिपेड ऑन, मान लो 1 जनवरी 2001 को रिपे करनी थी। ठीक है, तो ये लोग डेटर क्रेडिटर हो गए ना, अकाउंट्स है ना। इस एग्रीमेंट से बैंक का डेटर हो गया ना टॉम, सही बात है। टॉम बिकम्स द बैंक का डेटर, बैंक को टॉम से पैसा लेना बाकी 10 लाख रुपए। यहां तक तो सिंपल था, समझ में आया उनको क्या हुआ था? एक बार फटाफट रिकॉर्ड कर देती हूँ। 1 जनवरी 2000 को 1/1/2000 में टॉम गया बैंक के पास, उसको पैसों की जरूरत थी और बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया उसने, जो कि उसको चुकता कब करना था? व्हाट वाज द ड्यू डेट ऑफ रीपेइंग द लोन? 1 जनवरी 2001। ठीक है, अब हुआ क्या? देखते ही देखते 1 जनवरी 2001 आ गई। बैंक ने देखा आज किन किन लोगों से पैसे लेना है, किस किस का ड्यू है पैसा बैंक को चुकता करना, उसमें एक नाम टॉम भी दिखा। तो बैंक ने सोचा चलो आज तो ड्यू डेट है, आ जाते हैं लोग सामने से पे करने, तो वेल एंड गुड, वरना कल से एक्शन लेंगे। तो पूरा दिन इन्होंने टॉम की राह देखी, बट टॉम पैसे रीपे करने नहीं आया। वहां तक तो ठीक था। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन था? ओबियसली अगर टॉम ने खुद चल के आके बैंक को पैसे नहीं दिए हैं तो बैंक को लेटर भेजना चाहिए था टॉम को, रिमाइंड करवाने के लिए कि तुम्हारा ड्यू हो चुका था 10 lakhs का रीपेमेंट जो तुमने नहीं दिया है, हमको पे करके जाओ। कॉल्स करने चाहिए थे पैसा मांगने के लिए, लेकिन बैंक का मैनेजर उसने क्या किया पता है? उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आई रिपीट, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने सोचा अभी तो बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स है, इसकी 10 लाख पे क्या फोकस करें, बड़ी बड़ी लोन से उस पे फोकस करते हैं, रिकवरी पे।
ये इसकी हालत ठीक हो जाएगी तो खुद ही आ जाएगा, नहीं तो बाद में रिकवर कर लेंगे इससे। ऐसा सोचते हुए उसने अभी कोई पैसा वापस नहीं मांगा टॉम से। ये बैंक की जगह पर कोई इंसान भी हो सकता है, नॉर्मल जब भी एक दूसरे को लोन देते हैं तब की बात होती है, जमींदार भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई भी डेटर क्रेडिटर हुआ है। तो इसने क्या किया, डिड नॉट आस्क फॉर मनी, क्योंकि अभी पैसों की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने सोचा बाद में कभी टॉम से पैसे मांग लेंगे। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। 2001 के बाद 2002, 2003, 2004, 2005 आ गया। और इस जमींदार को या बैंक को पैसों की जरूरत फील होने लगी, तो उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली छोटे मोटे सारे डिफॉल्टर्स की, जिन जिनसे पैसा लेना बाकी था उन सब की। अब पैसों की जब जरूरत आई तब 2005 में, ठीक है, और उसमें एक नाम सामने आया टॉम का। टॉम को इन्होंने फोन लगाया, भाई तुम्हारा पैसा देना बाकी था, 2001 में ड्यू था, तुमने अब तक नहीं दिया है, तुम दे के जाओ। टॉम ने क्या बोला पता है, अब मैं क्यों दूं, अब मुझे नहीं देना, तुमको मांगना था तो तब मांग लेते, मैं तो पे नहीं करता, जाओ। बैंक ने बोला ठीक है, तुम अगर पे नहीं करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करके तुमसे पैसा रिकवर करेंगे, क्योंकि आपके और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आपको हमने लोन दी थी, बदले में आपने ये पैसा विथ इंटरेस्ट हमको रीपे करने का वादा किया था। इंटरेस्ट वॉज द कंसिडरेशन हमारे लिए, विथ इंटरेस्ट आपने ये वापस चुकता करने का वादा किया था, तो अब आप अगर अपना वादा नहीं निभाएंगे तो हम कोर्ट में जाकर आप पे केस फाइल करके आपसे पैसे रिकवर करेंगे। अब हुआ क्या, 2005 आया, ये लोग डेटर के पास गए, डेटर ने पैसे देने से मना किया, तो बैंक, डेटर ने बोल दिया नो, तो बैंक गई फिर कोर्ट में, और कोर्ट को पूरी बात बताई कि हमने 1 जनवरी 2000 के दिन टॉम को लोन दिया था 10 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, और रीपे करना था जो कि टॉम को ठीक 1 साल बाद, विच इज 1/1/2001 को। तब उसने रीपे नहीं किया, 5 साल हो गए उसने रीपे नहीं किया, हम उससे पैसे मांगने गए तो वो पैसे देने से मना कर रहा है। आप जज साहब उसको फोर्स करिए कि हमें पे करे, वरना आप उनको पनिश करिए। जज ने एक क्वेश्चन पूछा बैंक वालों से, क्या तुमने इन 5 सालों में आज के पहले कभी टॉम से पैसा मांगा? इन 5 सालों में तुमने कभी बैंक वालों से पूछा कि क्या जब से ड्यू डेट गई तब से लेकर आज तक तुमने टॉम से पैसा मांगा? बैंक ने बोला नहीं। तो कोर्ट ने बोला क्या तुम सो रहे थे? बैंक ने बोला सर ये कैसा जवाब क्वेश्चन है। कोर्ट ने बोला जवाब दो, 5 साल बीत गए हैं, तुम्हारा हक मारा गया बाय योर डेटर, ये 10 लाख रिसीव करना तुम्हारा हक था, वो तुम्हें 5 साल पहले नहीं मिला और तुम 5 साल बाद जागे वो लेने के लिए। 5 साल कहाँ चले गए थे तुम? क्यों नहीं मांगा तब? और तब वो ना बोलता तो क्यों नहीं आए तुम तब कोर्ट में? अब 5 साल बाद क्यों जाग रहे हो? होगा क्या 5 साल बाद जागने से? अब इनको मर्जी पड़ी है 2005 में, तब ये जागे हैं और इनका कहना है कि टॉम को कहो विद इंटरेस्ट सारा पैसा वापस लौटा है आज तक का। 10 लाख पे 5 सालों का इंटरेस्ट लेंगे क्या? चलो वो भी कोर्ट मना कर दे, कोर्ट बोले तुम 1/1/2001 तक का ही इंटरेस्ट दो, लेकिन 5 साल बाद अपना हक मांगना ये अलाउ करना चाहिए क्या कोर्ट्स को? नहीं करना चाहिए। मतलब तुम्हारे घर चोरी आज होगी, तुम उसका केस 10 साल बाद आकर फाइल करोगे कोर्ट में क्या? तब तक चोर तो कहां निकल गया होगा, हम कैसे पकड़ेंगे उसको फिर? Are you getting my point? We have to set some limitation.
आपका हक था, आपको नहीं मिला, आपके साथ अन्याय हुआ, आप कोर्ट में आओ, लेकिन जल्द से जल्द आओ। कोर्ट में आकर कंप्लेन करने की भी एक समय धारा होती है, समय मर्यादा होती है कि हाँ लिमिटेशन होता है, टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के विदिन आना चाहिए ना आपको। सही बात है कि नहीं? ऐसे तो मर्डर होगा आज, आप आओगे 10 साल बाद, चोरी होगी आज, आप आओगे 10 साल बाद, तो भैया कोर्ट आप तुरंत आते हो तभी केस नहीं सॉल्व कर पाता है, तो तब तो क्या करेगा? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मजाक मत बनाओ। कोर्ट ने जो हक दिया है ना कि जब जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, जब जब कोई तुम्हारा हक मारे, तब तब तुम कोर्ट में आके अपना हक मांगो, न्याय मांगो। ये न्याय मांगने की चीज का मजाक मत बनाओ इतना लेट आकर। ऐसा बोल के एक लॉ बनाने का आदेश दिया गया और एक लॉ बना जिसमें अलग अलग एग्रीमेंट्स के लिए एक टाइम लिमिट सेट करी गई, जिसमें से एक था डेटर्स क्रेडिटर्स रिलेशनशिप। और ये कहा गया कि जब जब डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तब तक अगर बैंक वालों को, इस एग्जांपल में समझाऊं तो 1 जनवरी 2001 को यानी कि ड्यू डेट को पैसा नहीं मिलता है, तो ड्यू डेट जाने के